आदाब वसलाम तमाम दोस्तों को, यहाँ पे बच्चों को जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बच्चे सीरियस हैं उनके लिए मैं एक यहाँ पे सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस यहाँ पे मुकम्मल तरीके से यहाँ पे मार्च अप्रैल तक इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक सब्जेक्ट लिया है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का, उसका हम पहला टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे आप क्लियर होंगे और जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी को हमने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स की शक्ल में उसको तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो अकाउंटिंग एक आर्ट होता है, एक हुनर होता है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट। मैंने एक तरतीब में आपने इनको रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है कि ट्रांजेक्शन कौन सा डेबिट है कौन सी क्रेडिट है, उसको समराइज करना है एक बुक के अंदर, एक खास तरतीब देनी है उनको, और इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन वो ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, यानी कि या तो डेबिट हुआ होना चाहिए या तो क्रेडिट हुआ, या तो पैसा लिया हुआ होना चाहिए या तो दिया हुआ होना चाहिए, या इवेंट्स भी हो सकते हैं विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर। उसके बाद वो कम से कम फाइनेंशियल करेक्टर का नेचर का होना चाहिए, और उसके बाद उस रिजल्ट को आपने इंटरप्रेट भी करना है, उसको देखना भी है कहीं गलती तो नहीं हुई है। तो बहुत सारे इसमें आप चीज़ें पढ़ोगे, जिस तरीके से हम पोस्टिंग करते हैं अलग अलग लेजर को जनरल में, जनरल को लेजर में जो है ट्रांसफर करते हैं उस डाटा को, उसके बाद उसके बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनता है जो एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे हम अलग अलग जगह पे हम इन चीज़ों को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इवेंट क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पे इवेंट फाइनेंशियल नेचर की भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल नेचर की भी ये हो सकती है। तो इवेंट जो है वो फाइनेंशियल नेचर की भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल नेचर की भी हो सकती है, और फाइनेंशियल नेचर हुआ ट्रांजैक्शन भी हो सकती है और इवेंट भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे आप, ऑल ट्रांजैक्शन जो है वो इवेंट हो सकते हैं, बल हर एक इवेंट जो है ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे नीचे लिखा है ट्रांजैक्शन जो है जिस तरीके से हमने एक पेन खरीदा है, या तो डेबिट वहाँ पे हुआ तो क्रेडिट भी हुआ डेबिट भी हुआ। मिसाल के तौर पर मैंने पेन खरीदा या आपने पेन खरीदा, तो दुकान के से आपने पेन लिया, तो दुकान को आपने पैसे दिए, तो जब दिए तो क्या हुआ? डेबिट हो गया, आपके अकाउंट से वो पैसे कटे और उसके बिजनेस में आ गए, तो वहाँ पे क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से टेक प्लेस, तो इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। यहाँ पे इन टेक ऑफ मनी हुआ, ठीक है, मनी के कंसेप्ट में इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इवेंट क्या होते हैं? जिस तरीके से एक दुकान को आग लग जाती है, तो वहाँ पे ना ही पैसा दिया किसी ने और ना ही किसी ने दिया, सीधे जो है वहाँ पे एक डैमेज, एक नुकसान हो गया उसके बिजनेस का, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हुई बल्कि एक इवेंट हुआ। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का? तो अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है जो शुरू होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई आपने करना है कि ये जो हुआ है कुछ, ये ट्रांजैक्शन हुई है या इवेंट हुआ है। तो सबसे पहले अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। ठीक है, द इवेंट एंड ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल नेचर, यानी कि उसी इवेंट को, उसी ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल नेचर की है, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है एक बुक के अंदर, उसको एक तैयार करना है, उसको लिखना है एक किताब के बुक के अंदर, एक कॉपी के अंदर। दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जनरल, सबसे पहले जनरल में इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। आज सब्सिडरी बुक या कोई दूसरी बुक अगर भी हो सकती है तो उसमें भी आप इसे लिख सकते हैं, इसे पेन डाउन कर सकते हैं। एंड उसको कहते हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी बुक्स। एंड ट्रांसफर, उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है सेकेंडरी बुक, जिसकी हम लेजर और ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक टर्म लिखिए जिसको भी आपने समझना है, और एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये टर्म पोस्टिंग। तो ये ट्रांसफर होती है ट्रांजैक्शन, जब आप जनरल से लेजर में ट्रांसफर करते हो डाटा को, उस ट्रांजैक्शन को, तो उसको पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे द लेजर ट्रांजैक्शन इन लेजर ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसे कोई चीज़ आती है, पैसा आता है तो इनकम आ गई, और किसी को आपने सैलरी वगैरह दी, रेंट दिया वगैरह वगैरह, उसको एक्सपेंस कहते हैं। एसेट्स जो आपने एसेट्स, पैसा कैपिटल, उसको भी एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी, अगर कोई चीज़ आपने उधार पे ली है, लोन लिया, जैसे बैंक से आप लोन लेते हो किसी बिजनेस को चलाने के लिए, उसको लायबिलिटी बोलेंगे। तो यानी कि ये आप पे कर्जा होता है जो आपने फ्यूचर में इसको पे करना होता है। आफ्टर लेजिंग पोस्टिंग द बैलेंस, उस बैलेंस को आपने पोस्ट करना है, उसको आपने ट्रांसफर करना है टू ईच लेजर आर फर्स्ट समराइज्ड इन ट्रायल। उसके बाद उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर जो समराइज किया जाता है, ताकि हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी को क्या कर सकें, देख सकें, चाहे कोई ट्रांजैक्शन के लिखने में कहीं गलती तो नहीं हुई है। तो उसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका जो फादर है, यानी अकाउंटिंग का जो फादर है, अकाउंटेंसी का जो बुक है उसका जो फादर है ल्यूका पिकोली है। ठीक है, ये एक फ्रेंचियन फ्रेयर है, एक मर्चेंट क्लास का है। इस बुक का नाम जो है, जिस बुक में इसने इस चीज़ का जिक्र किया है, तो वो बुक है सुमा दी अर्थमेटिका, ज्योमेट्री का प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनैलिटी, द रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक proportion in Venice in 1494 में इस बुक को लिखा गया है। इस कंसिडर द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग की सबसे पहली किताब यहाँ पे इसने लिखी है। तो ये फादर भी माने जाते हैं, ये भी चीज़ आपने याद रखना हो सकता है इस दौर जो है, इस बार जो है इसके बारे में पूछा जा सके। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी यहाँ पे आप समझने की कोशिश कर, नीचे लिखा हुआ है ये तमाम चीज़ें कि ये वर्ड जो है कहाँ से आए हैं, उसके बाद इन वर्ड्स को किस तरह से जो है इसका मीनिंग क्या निकलता है इन वर्ड्स का, डेबिट और क्रेडिट का। तो यहाँ पहले ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। ए पोर्शन ऑफ दिस बुक कंटेन नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड बुक
keeping. However, Piccoli did not claim that he was the inventor of the double entry bookkeeping. वो claim तो नहीं करता है कि ये मैंने ऐजाद किया है, डिस्कवर इन्वेंट किया है, बट सेपरेट नॉलेज ऑफ इट, लेकिन उसने सिर्फ इसकी नॉलेज को, इसकी जानकारी को क्या किया है, फैलाने की यहाँ पे कोशिश की है. इट शोज दैट प्रोबेबली relied on then current bookkeeping manual as a basis of masterpiece. ठीक है. In this book he used the present day popular terms of accounting. यानी आज के दौर में जो पॉपुलर, जिनको मशहूर टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनको डेबिट और क्रेडिट कहते हैं. तो उसी ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था उस किताब के अंदर. और किताब का नाम क्या? सुमा डी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी, ये बुक का नाम है. दीज वर द कंसेप्ट यूज्ड इन इटालियन टर्मिनोलॉजी. ये कंसेप्ट है आमतौर पर इटालियन टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं. डेबिट कम्स फ्रॉम द इटालियन debito, which comes from the Italian, which comes from the Latin debita and debio, which means own to the proprietor, जिसका मतलब है own to the proprietor, यानी proprietor जिसने own किया है. ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखें. डेबिटो जो इटालियन वर्ड है, इसको इटालियन वर्ड को कहाँ से? लेटिन डेबिटा से जो है लिया हुआ है. ठीक है. उसके बाद क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडिटो, विच कम्स फ्रॉम द लेटिन क्रेडो, विच मीन्स ट्रस्ट और बिलीफ, जिसका मतलब है किसी पे भरोसा करना या किसी पे बिलीफ करना, मतलब भरोसा ही कहेंगे. ठीक है. In the proprietor are owed by the proprietor. In explanation double entry system, Piccoli must take wrote all entries have to be double entries. And जितनी भी entries उसने लिखी है double entries ही बताया है. That is if you make one creditor, you must take some debtor. और अगर आपने creditor का इस्तेमाल आपने किया है एक, तो आपने debtor का भी इस्तेमाल यहाँ पे करना है. Also stated that merchant responsibilities include to give glory to God in their enterprises, to be ethical in all business activities, and to earn profit. He discussed the credit of memorandum, journal ledger and specialized accounting procedure. तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी. सबसे पहले आपने 2-3 ही पॉइंट्स यहाँ पे आपने याद रखने की यहाँ पे कोशिश आपने करनी है. तो याद क्या रखना है आपने? सबसे पहले याद रखना है आपने कि ल्यूका पिकोली जो एक फादर थे इसके अकाउंटिंग कि ये फादर हैं अकाउंटिंग के, और इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बुक सुमा डी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनैलिटी. ये बुक इसने यहाँ पे लिखी है. कब? 1994 में यहाँ पे लिखी है. उसके बाद क्रेडिट और डेबिट को जो आमतौर पर आज बहुत सारी जगहों पे इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब क्या है और ये किन लैंग्वेजेस का लिया हुआ जो है वर्ड है. ठीक है. तो ये भी आपने याद रखना है. इटैलियो डेबिटो और क्रेडिट का क्रेडिटो या क्रेडो, तो ये जो है लेटिन वर्ड्स हैं क्रेडो, और इसको लिया है इटालियन वर्ड क्रेडिटो से. ठीक है. तो ये भी चीज़ यहाँ पे आपने याद रखने की कोशिश करनी है. उसके बाद इसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? इसके बाद क्लासिफिकेशन हम इसकी पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन किस तरह से यहाँ पे होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन. सबसे पहले अगर देखेंगे तो किसी भी ट्रांजैक्शन का, मैंने पहले आपको बोला, किसी भी ट्रांजैक्शन में पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन किस नेचर की है, फाइनेंशियल नेचर की है या फाइनेंशियल नेचर की नहीं है. ठीक है. या इवेंट है कोई. ठीक है. जिस तरीके से ऊपर हमने पढ़ा था इवेंट के बारे में कि दुकान को आग लगती है तो वहाँ पे मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वहाँ पे सीधे नुकसान हो जाता है बिजनेस का. तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको मेजर करना है, उसके बाद उसको कहीं जगह पर रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं, उनको कम्युनिकेट भी करना है. वो डाटा गवर्नमेंट एजेंसीज तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि वहाँ पे आपको देखना होगा कि आप टैक्स जो है देते हैं, आप उन जो आप पे भरोसा करते हैं, जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, उन तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए. तो इसको कम्युनिकेट करना होता है. तो सबसे पहले ये कभी कभार इस तरीके से भी क्रोनॉलॉजिकल आर्डर इसका पूछते हैं कि इसको जो है सबसे इसको एक तरतीब में लिखो, कि अलग अलग तरतीब इसकी देंगे, तो आपने इसको तरतीब में भरना है. ठीक है. तो सबसे पहले आपने याद रखना है किसी भी ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई करना होता है, पहचान. उसके बाद मेजर किया जाता है, इसकी मेजरमेंट क्या है. ठीक है. क्रेडिट है, डेबिट है वगैरह. उसके बाद उसको किसी बुक में रिकॉर्ड किया, जिस तरीके से हम लेजर में फिर जर्नल में, फिर लेजर में उसको पोस्ट करते हैं, तो इस तरीके से आपने उसको रिकॉर्ड करना है. उसके बाद रिकॉर्डिंग जब हो जाती है, चाहे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तक उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद उस डाटा को, उस इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है बाकी यूजर्स तक. बाकी इंटरनल बिजनेस के जो इंटरनल लोग हैं उन तक तो होती है, लेकिन एक्सटर्नल भी बाहर के लोग होते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो आपको लोन देते हैं, उन तक भी वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होनी चाहिए. तो इसलिए इसका लास्ट स्टेप जो है कम्युनिकेशन है. तो इसको हम अलग अलग इन स्टेप्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले जो है आइडेंटिफिकेशन है. तो ये इसका मतलब क्या? इट मींस डिटरमाइनिंग विच ट्रांजैक्शन टू व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड, यानी कि टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्ड, यानी कि इस इवेंट को जो रिकॉर्ड कर रहे हो आप, तो आपने किसके बेस पे इसको रिकॉर्ड किया. इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सिलेक्टिंग दोज इवेंट्स दैट आर टू बी कंसिडर फाइनेंशियल कैरेक्टर. से पहले आपको बोला कि जो कैरेक्टर आपको फाइनेंशियल नेचर का लगता है, उसी कैरेक्टर को आपने रिकॉर्ड करना है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ऐसा नहीं कि दूसरे बिजनेस का आप वहाँ पे चढ़ा रहे हैं. ठीक है. द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट्स देयरफॉर
are evolved for deciding whether it has to be recorded in book of accounts. For example, जैसे value of human resources changes, managerial policies appointment of the person are important, but none of these are recorded in the book of account. देखो मिसाल के तौर पर ह्यूमन रिसोर्स का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैनेजरियल पॉलिसीज का भी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ, जैसे कोई आपने पर्सन अपॉइंट किया, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है अकाउंट बुक्स के अंदर, ठीक है। तो हाउएवर व्हेन द कंपनी मेक्स सेल्स एंड परचेज, यानी कोई कंपनी जो है परचेज करती है, कोई चीज़ लेती है रीसेल करने के लिए या सेल करती है उन चीज़ों को, वेदर इन कैश और क्रेडिट, या तो वो कैश में करती है या तो क्रेडिट इन उधार पे लेती है, टू पे सैलरीज इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक, या किसी को सैलरी देती है अपने एम्प्लॉइज को तो उसको किसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट क्या होता है, तो उसको इट मीन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स, यानी मॉनेटरी यूनिट्स क्या इस्तेमाल करते हो, कोई रुपी करता है, कोई डॉलर करता है, तो आप किस उसको मेजरमेंट किस हिसाब से करते हो, रुपी में या पैसा में मेजर करते हो, जैसे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर एज ए मेजरिंग यूनिट। इट इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड टू मॉनेटरी टर्म्स, इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल, यानी कोई इवेंट जो है वो क्वालिफाइड नहीं है इन द मॉनेटरी टर्म, इन पैसों के लिहाज से उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट टर्म्स इंटर आइटम लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर आर चेंज ए पर्सन आर नॉट शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी किसी डायरेक्टर आपने नया जो है अपॉइंट किया है तो उसको या साइन किया किसी दूसरे कंट्रैक्टर के साथ आपने, ठीक है, तो इसको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये मेजरमेंट हुआ। उसके बाद रिकॉर्डिंग क्या होती है, वन ऑफ द इकोनॉमिक वंस ऑफ द इकोनॉमिक आइडेंटिफाइड, उसके बाद मेजर किया जाता है तो फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, दीज आर रिकॉर्डेड इन ए बुक ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले मिसाल आज अगर ट्रांजेक्शन हुई तो आज की डेट में ही जो है वो क्या होना चाहिए, वो लिखी भी होनी चाहिए, और कल जो होगा तो वो कल की डेट में, या कल जो हुआ है तो वो कल की डेट में जो चली गई अभी तक डेट, तो उसकी डेट में ही उसको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग इज डन इन ए मैनर all the necessary financial information is summarized as per well established practice and made available as and when required, ये अवेलेबल ये होनी चाहिए जब आपको जरूरत उसकी पड़ेगी। उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना है, यानी कि दूसरे यूजर्स तक उसको पहुंचाना है। अब कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है ये हम यहाँ पे समझेंगे। कहते हैं अनक्यूमेंट आर आइडेंटिफाइड मेजर्ड रिकॉर्ड किया जाता है इन ऑर्डर दैट द पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड इन ए सर्टन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एक्सटर्नल यूजर। मैंने आपको पहले ही बोला था, एक्सटर्नल यूजर जो कंपनी के साथ थे, इंटरनल यूजर जो कंपनी के साथ, जो एक्सटर्नल यूजर जो बाहर कंपनी के बाहर हैं। द इन्फॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के जरिए से उनको कम्युनिकेट किया जाता है। दीज रिकॉर्ड्स, दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट आर यूजफुल टू द वैरायटी ऑफ यूजर्स who have a interest in assessing the financial performance and the position of enterprises, planning and controlling business activities and making necessary decisions from time to time। यानी कि जो डिसाइडिंग मेंबर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसीज बनाते हैं वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस बिजनेस के अंदर, तो उन तक भी ये सही इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचनी चाहिए। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच ए वे दैट द राइट इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट ए राइट टाइम। ये राइट टाइम के अंदर और राइट पर्सन तक वो इन्फॉर्मेशन जो है एक अच्छे तरीके से, एक राइट इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुंचे, एक अच्छे तरीके से डिजाइंड मैनर से उनके उन तक वो ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। रिपोर्ट कैन बी डेली, वीकली या हो सकता है, या मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द यूजर। जिस तरीके से जरूरत होती है उसके इस्तेमाल करने वालों की, तो उस तरह से आपने उनको भेजनी है इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट एलिमेंट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन इज द अकाउंटेंट एबिलिटी। अकाउंटेंट एबिलिटी होती है, अकाउंटेंट जो है तो उसकी काबिलियत होती है, एफिशिएंसी प्रेजेंटिंग द इवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि उस इवेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करता है, किस तरीके से वो दिखाने की वहाँ पे कोशिश करता है, तो ये उसकी एबिलिटी, ये काबिलियत बताती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे हम थोड़ा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ आपने समझा होगा कि अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, ये इंट्रोडक्शन था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो टर्म हम अगली वीडियो के अंदर इसको टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि अकाउंटिंग कोई ब्रांचेस है, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव रिजल्टेड in an increase in the sale of operations and advent of the company from the business organization. This has made the management system more and more complex and increase and for important of the accounting information. This give rise to the special branches of accounting. These are briefly explained below, जिसे हमें नीचे दिखाया गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है? The purpose of branch of accounting is to keep a record of all financial transactions so that, यानी कि तमाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल टर्म्स का आपने रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, ठीक है। और इसमें क्या कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नीचे दिए हैं, इनको आपने यहाँ पे समझना है। द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस, यानी या तो प्रॉफिट उसने कहा या तो लॉस हुआ है सस्टेन्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैन बी वर्कड आउट। उसको आपने निचोड़ना है कि लॉस किस वजह से हो और फायदा किस वजह से हो, और फायदा कैसे हमने करना है। द फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी असर्टेन। और ये भी ख्याल किया जाता है कि हमारी फाइनल पोजीशन क्या है, कि हम यार बिजनेस जो है जो रन कर रहे हैं हम बिजनेस को, तो ये हो सकता है लास्ट में भी जाएगा और ये हो सकता है फायदा भी देगा। तो इसको देखने के लिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, अभी हम लास्ट इस बिजनेस से उठा रहे हैं एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, या हम फायदा में जा रहे हैं, घाटे, या हम घाटे में जा रहे हैं, या हमें फायदा इससे हो रहा है। द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्ट पार्टीज कैन बी प्रोवाइड। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है उन मैनेजमेंट वालों को और उन इंटरेस्टेड लोगों को जो उससे जो है उस पर ही निर्भर है, यानी कि जो लोग उस बिजनेस को फायदा दे रहे हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन सही पहुंचनी चाहिए। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग।
ये 3 जो है ब्रांचेस है इसकी। सोशल अकाउंटिंग भी है, हालांकि वो अलग सी एक अलग से इसी सिलेबस के अंदर है, लेकिन अलग सी वो अलग सा टॉपिक है, वो हम वहाँ पे कवर करेंगे। द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर सो एज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फिर्म एंड फिक्स द प्राइस। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग होता है कोई किसी चीज़ को बनाना, उसके बाद उसकी प्राइस को फिक्स करना कि ये इसकी प्राइस हो सकती है। इट आल्सो हेल्प द कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। और ये भी क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है उस मैनेजमेंट को, वो फिर डिसाइड वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट by taking rational policy deciding and elevate the impact of its decision and action। यानी कि वो एलिवेट करते हैं, इवालुएट करते हैं, देखते हैं उस डिसीजन को कि ये डिसीजन कितना हमारा वर्क हो पाता है। तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो मैनेजमेंट के साथ, जो डिसीजन मेकिंग के साथ जुड़ी रहती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक जो है चीज़ें पढ़ी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मटेरियल आपको अच्छा लगा होगा, और हम अगली वीडियो के अंदर इसके कुछ टर्म्स के बारे में समझने की यहाँ पे लेके आएंगे और उनको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो अगर देखेंगे आप बहुत सारा मटेरियल जो है, ये जो लिखा हुआ मटेरियल है, ये मैंने 2-3 बुक्स को कंसल्ट करके यहाँ पे आपके सामने रखा है। और उसके बाद जो बाकी जो सिलेबस है, ये भी बुक से ही मैंने लिया है, NCERT से। तो NCERT मटीरियल जो आमतौर पर अगर आप देखेंगे JKSSB की के जो पिछले पेपर्स हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर NCERT का ही आपको वहाँ पर पूछे गए सवालात जो है मिलेंगे। इसलिए मैंने कोशिश की है वो सवालात आप, वो मटेरियल आप तक लाने की, ताकि आप जो हैं जो 30 का, अगर ये कम से कम 27, 28, 29 तो आपको आने चाहिए सिलेबस होने कवर करने के बाद। लेकिन आप देखेंगे डिफरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर आप बहुत सारी इस अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग या दूसरे मैथमेटिक्स या दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जब एग्जाम देते हैं तो बहुत चीज़ें, कुछ उनकी पढ़ाई भी वहाँ पे पूछी ही नहीं जाती हैं, या उन्हें वो चीज़ें पढ़ाई नहीं होती है जो पूछी जा रही हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं होगा। हर एक चीज़, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कंप्रोमाइज़ किसी भी चीज़ के साथ यहाँ पे होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी खुला है, क्योंकि पेपर जो है जून जुलाई में होने वाला है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। इसलिए यहाँ बड़े आराम के साथ, बड़े धीरे धीरे अंदाज में हम चलेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक अलग से टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल कुछ टर्म्स के बारे में, अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो इसलिए तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए। मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।